किचन में हांडी शांडी बन रही है, कढ़ाई बन रही है। ये मसाला ठोक के बनाया है और ये जो है ना सामने आज कुकड़ी बनाई है भाई ने। कुकड़ी ये कुकड़ी है, ये कुकड़ा है, ये तो खा के पता लगेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। कैसा है? तो ये हम यहाँ पे ये जो है भाई का जो है ना स्टूडेंट लाइफ का आपको बता रहे हैं कि भाई जी ये काम करना पैदा है। इन्होंने घर में इनके बकौल के इन्होंने आज तक किचन में घुसे नहीं है और इधर ये जो है ना अपनी कढ़ाइयाँ बना रहे हैं। देख लो भाई जी, इधर आओगे तो ये सब करना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है ना उसका एक ये जो है ना एक ये फेस भी है। इनके एक दोस्त आने वाले हैं जो कि नए आए हैं अभी रिसेंटली है। कितना समय उनको? 4 दिन हुए हैं। तो उनका एक फ्रेश इंटरव्यू करेंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे तो फिर उनका इंटरव्यू करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि वो उनका एडमिशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था। बाकी सवालात हम उनसे करेंगे और कि उनका जो है ना किस डिपार्टमेंट में हुआ है या मतलब एवरीथिंग। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपका फ़ायदा होगा इसमें। जो स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ जो कि एक इंजीनियर हैं बेसिकली। आप मुझे ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएं ताकि उस लिहाज से हम बाकी चीज़ें पूछें। आप मुझे अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप पाकिस्तान में आपकी क्या एजुकेशन थी और किस बेस पे आप यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची और पाकिस्तान से है। मेरा नाम हाफ़िज़ फ़ज़ान अहमद गौरी है और आपने मेरे बैचलर्स के बारे में पूछा तो मैंने अपना बैचलर्स NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है। और मेरी टेक्नोलॉजी जो मैंने बैचलर्स किया है, डिग्री का नाम है बैचलर्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ओह माय गॉड, वाओ, ओह माय गॉड। ठीक है, जो आपने मास्टर यहाँ पे मिशन जो मैंने बैचलर्स किया है पाकिस्तान में NED से, वो है बैचलर्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये ब्रांच है मटेरियल साइंस की। जैसे कि भाई ने बताया कि इनकी जो मेटलर्जी जो उसमें इंजीनियरिंग इन्होंने की है, तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम ही बता दिया। आप मुझे बताएं कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई किया था, लाइक कि कौन कौन से आपने वेबसाइट्स जो जर्मन वेबसाइट्स हैं किस तरह अप्लाई किया था कि वहाँ पे जो बैठे हमारे पाकिस्तानी जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए। आप मुझे बता दें किस वेबसाइट से आपने अप्लाई किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले तो मैं जो सबसे ज़रूरी बात कहूँगा, जो मैं महसूस करता हूँ कि काश अगर मुझे 2 साल पहले पता होती तो बड़ा फ़ायदा होता। चल झूठा। वो ये बात है कि आप जब बैचलर्स कर रहे हों और आप अपने 3rd ईयर में हो तो आप ये बात अपने अभी से प्लान करना शुरू कर दें कि आपने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद अगर जर्मनी जाना है तो उसकी तैयारी शुरू कर दें जब आप अपने 3rd ईयर में हो, बजाय इसके कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर सोचें कि अच्छा मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब मुझे मास्टर्स करने जर्मनी जाना है। तो आपको 1-2 साल या तो लग जाएंगे आपको ढूंढने में कि किस तरह करना है प्रोसेस वगैरह, या फिर आप अगर चले भी जाएंगे तो आप उतने अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं होंगे जितने अच्छे प्रिपेयर्ड आप हो सकते थे अगर आप अपने बैचलर्स के 3rd ईयर में रिसर्च करना, तैयारी करना शुरू कर देते अपने मास्टर्स की। अच्छा, ये बात तो आपने मुझे क्लियर की कि ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा सजेशन दी है कि जो आने वाले भाई हैं वो पहले से प्लान करें अगर आपने जर्मनी आना है। बट मेरा क्वेश्चन वही है कि आपने कैसे अप्लाई किया, वो ज़रा मुझे बता दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तमाम चीज़ें 2 ऑप्शन है। सबसे बेहतरीन वेबसाइट है DAAD.de, DAAD.de। ये एक वेबसाइट है, ये एक सेंट्रल डेटाबेस वेबसाइट है जिसके अंदर तमाम जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ का डेटा मौजूद है। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएं। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपनी मतलब जो आपकी मर्ज़ी का कोर्स है
डिफरेंट फ़िल्टर्स मौजूद हैं, उन फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स, अब मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक फ़िल्टर होगा, वो फ़िल्टर लगाएं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो उधर फ़िल्टर होगा मास्टर्स का, वो फ़िल्टर मास्टर्स का लगाएं तो तमाम बैचलर्स के प्रोग्राम हट जाएंगे, सिर्फ वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो मास्टर्स के हैं। इसी तरह मज़ीद फ़िल्टर्स लगाते हुए, प्रिसाइज़ करते हुए आप अपनी कोर्सेज़ के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के फ़िल्टर्स लगा के इंग्लिश प्रोग्राम, अगर आपको मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप जर्मन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो जर्मन नहीं जानते तो वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आते हैं, तो वो इंग्लिश का भी फ़िल्टर होता है कि आपका जो मास्टर्स आप करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में करना चाह रहे हैं या जर्मन। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो उधर फ़िल्टर मौजूद है, वो फ़िल्टर लगाएं तो अब वो सारे प्रोग्राम्स आने लगेंगे, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आने लगेंगी जो मास्टर्स करा रही हैं इंजीनियरिंग आपकी फील्ड से रिलेटेड इंग्लिश के अंदर। उन सारे प्रोग्राम्स में से आप अपनी मर्ज़ी के, मिसाल के तौर पे अगर वो सर्च करने पे 8-10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे रहा है या नाम दे रहा है तो आप उन 8-10 को अच्छी तरीके से देखें, कोर्सेज़ को देखें, डिफरेंट कोर्सेज़ ट्राई करें। जैसे मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं, जो मेरे बैकग्राउंड से मेटलर्जी वगैरह के बैकग्राउंड से हैं, तो मोस्टली मैंने जब सर्च किया था तो मैंने इंग्लिश प्रोग्राम सर्च किया था और मैंने ये सर्च किया था कि मुझे मास्टर्स करना था मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एडवांस मटेरियल्स में, नैनो मटेरियल्स में, इसके अलावा मेटलर्जी के अंदर। मैंने इन तमाम फील्ड्स के अंदर सर्च किया, डिफरेंट कोर्सेज़ निकाले और इन तमाम कोर्सेज़ में से मैंने 8-10 यूनिवर्सिटीज़ में से 3-4 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की जो मैं समझता था कि हाँ ये तमाम वो कोर्सेज़ करा रही हैं, उनके प्रोग्राम, उनकी डिटेल तमाम आ जाती है। आप क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आ जाएगी कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, इन तमाम रिसर्च करने के लिए, तमाम चीज़ें पढ़ने के लिए डिटेल में आपको अर्ली एज यू कैन, जितना जल्दी आप कर सकें उतनी जल्दी आपने ये तमाम रिसर्च शुरू कर देनी है। बेहतर ये है कि अपने 3rd ईयर में शुरू कर दें। ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि किस वेबसाइट के थ्रू इन्होंने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में इनका एडमिशन हुआ और उसके बाद इनका जो एडमिशन है वो कील में हुआ। और अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका जो जीपीए या फिर जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब होता है कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है वो कोई रिक्वायरमेंट रखती है, तो पूछा जाता है कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के साथ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट मतलब आइल्स होती हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आइल्स देना लाजमी होता है या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे आइल्स लाजमी नहीं होता? और प्लस यहाँ पे जो आपका जीपीए है वो कितना मैटर करता है, और इन दोनों के हवाले से आप बता दें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ ढूंढ चुके, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 3 या 4 कोर्सेज़ सेलेक्ट कर लिए कि हाँ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप उन 3-4 कोर्सेज़ की डिटेल्स पढ़ेंगे उसी वेबसाइट पे, या फिर एक लिंक मौजूद होगा जो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाएगा जो वो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। वो वहाँ पे तमाम रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी हर कोर्स की इंडिविजुअल। मैं आपको कुछ मखसूस रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ जो चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी CGPA, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मेरी CGPA 3.48 समथिंग थी, तो अगर आपकी CGPA पाकिस्तानी 3.48 आउट ऑफ 4 अगर है तो इट्स अ गुड CGPA। अबव 3 इज़ गुड। हाँ, ऐसा भी नहीं है, वो लोग परेशान ना हो जाएं जिनकी 3 से कम है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट से भी मैं मिला हूँ जिनकी 2.2, 2.3 CGPA है पाकिस्तानी, लेकिन उसके बावजूद उनको एडमिशन मिला और वो लोग यहाँ पे मास्टर्स ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जितनी GPA अच्छी हो, 3 से अबव है तो बहुत आसानी है। पहली रिक्वायरमेंट GPA की आपने मुझसे पूछी थी। बाकी ये कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आइल्स का भी आपने मुझसे सवाल पूछा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आइल्स बहुत ज़रूरी है। नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसने ये लिखा था, और बहुत सारी मेरी यूनिवर्सिटी के अलावा, मैं पढ़ रहा हूँ उस वक्त CAU कील के अंदर जो यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मुझे और याद पड़ती हैं, वहाँ पे भी मैंने चेक किया था कि वो मास्टर्स में इंग्लिश में एडमिशन दे रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आइल्स के अलावा उनको ये प्रूफ, असल में उनको ये प्रूफ चाहिए कि आप इंग्लिश जानते हैं, आप मास्टर्स में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और वो प्रूफ देने का एक तरीका तो आइल्स है, लेकिन एक और तरीका ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स किया है वो एक लेटर प्रोवाइड कर दे जो कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज लेटर।
जैसा मेरे केस में मैंने आइल्स नहीं किया था जब मैं अप्लाई कर रहा था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी NED से एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं उसको, वो लेटर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा लिया था, जिसमें ये बात लिखी थी कि मेरा बैचलर्स कम्प्लीटली इंग्लिश में है, जो मैंने बैचलर्स किया वो कम्प्लीटली इंग्लिश में किया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि चूंकि मैंने बैचलर्स इंग्लिश में किया तो मैं मास्टर्स भी इंग्लिश में कर सकता हूँ। तो वो लेटर एज अ प्रूफ आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं, पता करें, मालूमात करें, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। ये बेहतर ये है कि आप जब अपना कोर्स निकाल रहे हैं उसमें ये चेक कर लें कि आइल्स की रिक्वायरमेंट आइल्स ही करना लाजमी है या फिर इससे भी काम चल जाएगा। एक बात और मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि मैंने आइल्स के बगैर अप्लाई किया, मुझे एडमिशन मिल गया था बगैर आइल्स के, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा और मेरे दोस्तों ने, मैंने सुने केसेस कि भाई एम्बेसी एडमिशन तो मिल जाता है आइल्स के बगैर, लेकिन एम्बेसी आपको वीज़ा देने में जो है वो प्रॉब्लम करती है अगर आपके पास आइल्स ना हो। तो सिर्फ ये सोचते हुए मैंने आखिरी महीने में, मुझे याद पड़ता है कि आइल्स कर लिया था और आइल्स में 7.5 स्कोर भी आ गया था। लेकिन जब मैं एम्बेसी गया तो उन्होंने मेरे आइल्स के बारे में पूछा भी नहीं, यानी वो मेरे 38-39,000 बेकार में ज़ाया गए, उन्होंने देखा तक नहीं। उन्होंने मेरे वही इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर ही, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करा दिए थे, उसी की बेसिस पे मुझे वीज़ा दे दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई मसला ना हो जाए तो बेहतर है आइल्स कर लें। तो इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जो है ना वो स्टोरी शेयर की है कि इन्होंने जर्मनी में एडमिशन लिया है इंग्लिश प्रोग्राम में विदाउट आइल्स। तो ये भी एक इनकी अचीवमेंट है और इन्होंने बताया कि कौन सा जुगाड़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि इन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान भाई चल रही जुगाड़ पे है। तो अच्छा, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कि भाई यहाँ पे कॉस्ट कितना है, खर्चा कितना हुआ है। तो खर्चा आप मुझे बताएं कि कितना खर्चा हुआ है, आप मतलब जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो कितना खर्चा हुआ है। मैं तमाम चीज़ें शुरू से बता देता हूँ। टोटल सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं तो कनाडा वगैरह में, आप जर्मनी के अलावा कहीं अप्लाई करें तो अप्लाई करने की बहुत फ़ीसेस होती हैं। जर्मनी की अच्छी बात यह है कि जर्मनी में अप्लीकेशन के 2 तरीक़े हैं, या तो आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि डायरेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करें, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, यूनी असिस्ट जो एक और वेबसाइट या एक और इदारा है जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और फिर वो फॉरवर्ड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। तो चेक कर लीजिए अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट में, अगर वो कहते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करें तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा, अगर वो कहते हैं कि यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें तो आपको यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना होगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई फ़ीस नहीं है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरा एक पाई पैसा, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, एक पाई पैसा मेरा अप्लाई करने में नहीं लगा। और अगर मैं यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करता तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, ये कंफर्म हो जाएगा अगर किसी और स्टूडेंट, लेकिन मेरा ख्याल है यूनी असिस्ट की मामूली कोई फ़ीस होती है एप्लीकेशन की, अप्लाई करने की 75 यूरो। जी हाँ, 75 यूरो के करीब एक एप्लीकेशन की फ़ीस होती है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें तो थोड़ी फ़ीस लगेगी, लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे रही, जैसे मेरी CAU कील, इसने डायरेक्ट मुझे एडमिशन दिया। मैंने इसके अलावा भी 2 यूनिवर्सिटीज़ में और अप्लाई किया था, तो मुझे डायरेक्ट उन्होंने जो है वो विदाउट एनी फ़ीस, मैंने कोई एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं कराई। और अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू करेंगे तो आपकी कुछ फ़ीस लगेगी। दूसरा खर्चा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो दूसरा खर्चा आपका हो सकता है वो हो सकता है जब आप एडमिशन मिल गया, आपको एडमिशन मिलने तक मिसाल के तौर पे आपने डायरेक्ट अप्लाई किया, कोई खर्चा नहीं हुआ। अब आपको जब एडमिशन लेटर मिल गया, आपने मिसाल के तौर पे फरवरी में अप्लाई किया और मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपको एडमिशन लेटर मिल गया। अब जैसे ही आपके पास एडमिशन लेटर आता है तो आपको उस एडमिशन लेटर को लेके जाना होता है जर्मन एम्बेसी के, और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, ये कराची कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कराची की रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी, और अगर आप इस्लामाबाद कॉन्सुलेट पे जाएंगे तो आपको इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगी। मामूली थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स का फ़र्क है, लेकिन ये आप चेक कर लीजिएगा, डिटेल में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। इसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाते हैं, तो अब एम्बेसी वाले कहते हैं कि उनमें एक उनकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स में, आपका ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, और वो ब्लॉक अकाउंट बनता है तकरीबन 10,500 यूरोस। आपको 10,500 यूरो जर्मनी भेजने होते हैं जो यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। अब इसका ये मत समझिएगा मतलब कि वो गए, खर्च हो गए, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया, गायब हो गए, ऐसा नहीं है।
क्योंकि आप हमेशा सुनते हैं जर्मनी तो फ्री है, जर्मनी तो फ्री है। तो बेसिकली होता ये है कि 10,500 यूरो आपके खर्च होते हैं, लेकिन खर्च एक तरह से वो सेफ़ होते हैं। वो किस तरह कि गवर्नमेंट आपके 10,500 यूरो ब्लॉक कर लेती है अपने पास। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मौजूद हैं जो ये ब्लॉक अकाउंट खुलवा देती हैं, जैसे फिनतिबा, इसके अलावा और 2-3 कंपनीज़ हैं। तो इनके थ्रू आप अपना 10,500 यूरो का ब्लॉक अकाउंट जमा करवाएंगे। इन ही पैसों में से 10,500 यूरो में से हर महीने जब आप जर्मनी आएंगे तो आपको 861 यूरोज़ आई गेस मिलते हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये अनब्लॉक हो जाएंगे। हर महीने आपको इसी में से, ब्लॉक अकाउंट में से, आप ही के पैसों में से हुकूमत खुद आपको 861 यूरोज़ देगी, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़र्च कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ है, तो आप अपनी या तो पार्ट टाइम जॉब करके अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करें और इन पैसों को सेव करें, या पाकिस्तान वापस भिजवा दें, या आपके ऊपर है। तो पहली चीज़ 10,500 यूरो का एक ख़र्चा। फिर दूसरे जो आगे के खर्चे होते हैं वो ये होता है कि आपको यहाँ पर रूम लेना होता है, रिहाइश का बंदोबस्त करना होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है। तो तकरीबन आप मेरे ख्याल है 300 यूरो आपको, अगर आप कोई रूम लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। फिर 200 यूरो आपका जो है वो मंथली रेंट होता है। तो 500 यूरो तकरीबन ये बन गए। तो 10,500 के आगे 500 यूरो और ऐड कर लें, ये 11,000 यूरो हो गए। 11,000 यूरो के बाद आप 500 यूरो जब पहले महीने आप आते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट जेब में होना चाहिए। 500 यूरो या 1,000 यूरो तक आप वो रख लें तो ये तकरीबन 12,000 यूरो बन गए। और फिर शॉपिंग वॉपिंग, ट्रैवल टिकट जो आपने कराना होता है एयरलाइन का, मेरा तकरीबन 85,000 का हुआ था। मैंने टर्किश एयरलाइन के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। तो कुछ कम में भी मिल सकता है आपको, हो सकता है कि सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी जल्दी आप टिकट ख़रीद रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा तकरीबन 13,000 यूरोज़ मैक्सिमम ये लगते हैं, जो कि आपके पास होने चाहिए। बाद में आपको इसमें से रकम टुकड़े टुकड़े करके वापस मिलती रहती है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ठीक है। तो इन्होंने जो बताया कि बेसिकली जो खर्चा है ये आपके ऊपर इन्वेस्ट होता है, ना कि यूनिवर्सिटी की। जिस तरह पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो कहते हैं भाई जी हमारे लिए कुछ करो, वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस बनाया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर की जाती है बेसिकली। तो राइट नाउ आप जब यहाँ पे आए, आप टिकट कराया, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई थी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई थी वो बता दें। और जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं जर्मनी के अंदर इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए जी, सबसे पहला सजेशन जो मैंने सबसे स्टार्ट में दिया कि जितनी जल्दी हो आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें, अपने लिए इन्फॉर्मेशन, डेटा रिसर्च शुरू कर दें आहा बहुत चंगा नाम है। अपनी। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए आसानियाँ पैदा करना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो मैंने 2 चीज़ें महसूस करी। एक, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और अकोमोडेशन जितने स्टूडेंट्स का इनफ्लो है उतनी नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके, जैसे मेरे केस में मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मुझे तकरीबन अगस्त में मैंने जो है वो क्या कहते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई किया। सितंबर में मेरी इंटरव्यू थी, 22 सितंबर। और हाँ, एक चीज़ और, जब ये इंटरव्यू लोग दे देते हैं उसके बाद का जो इंतज़ार होता है उसमें भी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं लोग। तो परेशानी की बात नहीं है, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, ठीक हैं, तो आपका वीज़ा आ जाता है। देर ही सही, लेकिन मेरा मेरे ख्याल 22 सितंबर को इंटरव्यू था और पूरे मुझे तकरीबन 2 महीने लगे। तो 60 या 65 डेज़ बाद जाके मेरा जो है वो वीज़ा आया, लेकिन आ गया। लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा था आपको, मैंने सितंबर में ही स्टूडेंट एंड वर्क यहाँ पे, अच्छा डॉर्म्स की बता देता हूँ, रिहाइश का इंतज़ाम। यहाँ पे 2 तरीके से आपको रिहाइश का इंतज़ाम हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे चेक करें, या फिर स्टूडेंट एंड वर्क, हर इलाके की, हर शहर की अलग अलग स्टूडेंट एंड वर्क है, आप उनके थ्रू अप्लाई करें। वो आपको स्टूडेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड करेंगे। उनके थ्रू अप्लाई करने की, उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि जो उनके हॉस्टल्स होंगे वो बहुत सस्ते उसमें होंगे। जैसे मेरा 200 यूरोज़ मेरे लगते हैं और पर मंथ, जो कि बहुत मुनासिब कीमत है। और 200 से 250 यूरो मेरा ख्याल है आपको स्टूडेंट एंड वर्क की डॉर्म मिल जाती है। इन केस अगर आपको स्टूडेंट एंड वर्क की डॉर्म ना मिले, या जिसको आप स्टूडेंट एंड वर्क को आप एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बिलफर्ज अगर आपको उनकी डॉम ना मिले तो फिर आपके पास प्राइवेट डॉम्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, 350 यूरोज़ डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। तो
उसके अंदर ये होता है कि वो भी मिल जाती हैं, बाज़ दफ़ा वो भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो भी खाली नहीं होती। 300 आप तैयार होते हैं कि अच्छा भाई 300 यूरो ही दे देंगे, 350 यूरो दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रही होती। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि वो उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पे मौजूद है, जैसे हमारा शहर है कील, तो यहाँ की पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उस्मान भाई, अदनान भाई ने यहाँ पे जो उनके हेड हैं काफ़ी हमारी हेल्प करी। और यानी समझें कि 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर मैं उनके रूम में भी रहा। जलवा है हमारा। तो इस तरह हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे की सबलेटिंग हो जाती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना रूम का इंतज़ाम करके आएँ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए मैंने 2 महीने पहले, यहाँ आने से 2 महीने पहले मैंने अपना रूम बुक करा लिया था और 2 महीने मैंने खाली रूम का रेंट दिया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, सिर्फ इस वजह से कि ये रूम मेरे हाथ से ना जाए। और उसका मुझे फ़ायदा हुआ वाकई में, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा मुझे वो तमाम किस्म के प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े जो इन स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े थे जिनको रूम नहीं मिला था। तो और रूम का जो चक्कर होता है वो भी तकरीबन किस्मत के ऊपर है, यानी जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन बाज़ दफ़ा जल्दी अप्लाई करने के बावजूद आपको रूम नहीं मिलता। ये समझे एक तरह से वो कुरानदाजी हो रही होती है, कुरानदाजी वाला सिस्टम है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और अगर आपको 1-2 महीने का रेंट देना भी पड़े खाली रूम का स्टूडेंट एंड वर्क के, तो मैं कहता हूँ कि वो बुरा नहीं है, आपको आगे की ज़हमत से बचत हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपका जो है वो सारी आपने मुझे बता दी है जो प्रॉब्लम थे। और हाँ, कोरोना टेस्ट के बारे में आप, क्योंकि आपने बताया था कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी कोरोना टेस्ट के हवाले से, आपने जब ट्रैवल किया था, वो थोड़ी सी डिटेल बताएं और फिर हम जो है ना इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। अच्छा, कोरोना टेस्ट के बारे में भी मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ और आपने ऐड की थी कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई। एक तो ये मैंने देखी कि रूम की प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको रिक्वायरमेंट का पता चलेगा और उतनी जल्दी आपके पास टाइम होगा जर्मन लैंग्वेज सीखने का। तो मैं ये लाजमी तौर पे कहूँगा कि चाहे आप मास्टर्स इंग्लिश में कर रहे हों, उसके बावजूद फिर भी आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में रहते हुए ही जर्मनी आने से पहले जर्मन लैंग्वेज के अंदर एडमिशन ले लें। क्योंकि आप जब जर्मनी में उतरेंगे, जैसे आपका जहाज़ उतरेगा, तो आपको महसूस होगा कि काश, हर मौके पे आपको महसूस होगा कि काश मुझे जर्मन आती होती, चाहे टूटी फूटी थोड़ी बहुत आती, लेकिन आप हर दफ़ा यही कह रहे होंगे काश मुझे जर्मन आती होती। तो क्योंकि हर जगह लोग जर्मन बोलते हैं, साइन बोर्ड्स हर चीज़ जर्मन, इंग्लिश में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। अगर आपको जर्मन आती तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा था। तो कोशिश करें A1 लेवल, A2 लेवल, B1 या B2 लेवल तो कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट A2 लेवल तक करें। और ये तभी आपके लिए पॉसिबल होगा जब आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। यानी आप अगर अपने 3rd ईयर में हैं यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के, तो कोशिश करें कि जर्मनी आने से, ज़ाहिर है आपको आना होगा 2 साल बाद, तो आपके पास 2 साल हैं, तो आप कोशिश कर दें कि जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। क्योंकि और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन भी सीखें, लेकिन ऑनलाइन के साथ मैं कहूँगा कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। उससे ये होता है कि आप पाबंद हो जाते हैं, आपकी जेब से पैसा, असल में ऑनलाइन में हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा होता, तो जब तक हमारी जेब से पैसा नहीं निकलता तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस, या हाँ आज हम सोचते हैं आज नहीं तो कल ले लेंगे लेक्चर, लेकिन जब आपकी जेब से पैसा निकल रहा होता है तो आप कहते हैं नहीं, लाजमी लो क्लास। तो इसलिए गोएथे इंस्टीट्यूट और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आप ज्वाइन करें। थोड़ी फीस लगती है लेकिन वो वर्थ इट है, आपके जर्मनी आके काम आएगा। कोरोना टेस्ट के बारे में जो आपने सवाल पूछा, मैं उसकी तरफ आ जाऊँ कि जर्मनी में 3-4 किस्म की वैक्सीनेशन जहाँ तक मुझे याद है एक्सेप्टेबल हैं, जिनमें मॉडर्ना, फाइज़र और शायद एस्ट्राज़ेनेका। तो अगर आपकी इनमें से कोई वैक्सीन है तो ठीक है, 2 डोजेज़ लाजमी हैं। ट्रैवल से तकरीबन शायद 1 महीना पहले आपकी दूसरी डोज़ लगी हुई होनी चाहिए। और साथ साथ आपको ट्रैवल से पहले क्या कहते हैं, अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, PCR टेस्ट कहलाता है वो। अगर आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू आ रहे हैं तो उनकी पर्टिकुलर लैब्स हैं, चुगताई लैब हो गई, शौकत खानम लैब हो गई, ये चेक कर लें कि जिस एयरलाइन से आप आ रहे हैं वो कौन सी लैब के टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। टर्किश एयरलाइन से अगर आप आ रहे हैं तो आपकी चुगताई लैब या फिर शौकत खानम या एक और लैब है वो एक्सेप्टेबल है, वहाँ से टेस्ट कराएं। 6,500 रुपये का वो टेस्ट होगा और बस वो टेस्ट चाहिए आपको। आपका कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट हुकूमत का है वो चाहिए, लेकिन लाजमी है कि वो दोनों डोज उन वैक्सीन की हों जो एक्सेप्टेबल हैं जर्मनी में, मॉडर्ना या फाइज़र। अब किसी ने अगर चाइनीज़ वैक्सीन लगा ली है तो वो क्या करें कि वो तो लगवा के बैठा हुआ है चाइनीज़ वैक्सीन जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उसको बूस्टर लगवाना पड़ता है और बूस्टर के बाद फिर वो आ सकता है।
थैंक यू सो मच। इन्होंने जैसे कि बताया कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो बड़ा मैटर करती है। अब जब फ़र्ज़ करें आप एयरपोर्ट पे उतरें और आपने वॉशरूम जाना है, नहीं ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, वरना आप बोलेंगे वो ईस्ट वैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कह दिया मैंने? क्या कहा? तो वॉशरूम को वैसे कहते हैं। तो आप जो है जो आने वाले हैं वो सबसे पहले ये जो बेसिक सेंटेंस है या फिर वो चीज़ें याद कर लें। तो खैर आज इन भाई का जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हुआ, और इसी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में होंगे। तो जो मुझे स्टूडेंट जो मुझे अच्छा लगा, जो आपने इंटरव्यू या मतलब जो अपनी डिटेल्स बताना चाहे डिटेल में, तो मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। और आप इससे ये होगा कि आपका भी फ़ायदा होगा और जो इनके दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो राइट नाउ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आप काइंडली एक दफ़ा कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे बोलते हैं? सब्सक्राइब करें। हाँ जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।